बुनियादी तौर पे दो बिल्कुल अलग काम है, उनका आपस में कोई ऐसा टकराव नहीं होता। मैं बुनियादी तौर पे अदाकार, मैं थिएटर में एक्टिंग करता था और उसी थिएटर की अदाकारी की वजह से मैं एक ट्रेनिंग का हिस्सा बना। 1997 में UNDP और PTV एकेडमी के एक कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम हो रहा था जिसका नाम था पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन मीडिया। तो तहरीक निस्वा में हम काम करते थे। खालिद साहब और शीमा किरमानी का एक थिएटर ग्रुप था, कल्चरल एक्शन ग्रुप जिसे कहते हैं। तो उस इदारे की तरफ से हमें ये UNDP की इस ट्रेनिंग में भेजा गया। तो मैं बुनियादी तौर पे डायरेक्टर बना हूँ अदाकार होने की वजह से, थिएटर का अदाकार होने की वजह से। और उसी का सिलसिला फिर ये कि अब क्योंकि सारे दोस्त यार ही हैं डायरेक्टर ज़्यादातर, तो सबको पता है कि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, तो इसी वजह से मुझे चांसेस भी मिलते रहते हैं। और जब तक बाल काले से किसी ने नहीं पूछा, जब से बाल सफ़ेद हुए हैं तो अब्बाओं के कैरेक्टर बड़े आराम से मुझे मिल जाते हैं और वो मैं शायद बखूबी अदा कर देता हूँ। डायरेक्शन का प्रोजेक्ट एक्टिंग के लिए देखें, असल में होता क्या है कि आप डायरेक्शन में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आप कम से कम 4-5 महीने, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं। बड़ा सीरियल हो तो उतने अरसे के लिए आप कोई अदाकारी नहीं कर सकते। तो ये तो नहीं होता कि मैं अदाकारी के लिए डायरेक्शन का कोई प्रोजेक्ट छोड़ दूँ। हाँ, जब डायरेक्शन कर रहा होता हूँ तो मुझे अदाकारी के बहुत से प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते हैं। मैं क्योंकि कमर्शियल में मॉडलिंग भी करता हूँ, वो भी छोड़नी पड़ती है क्योंकि आप इतना वक्त ही नहीं होता आपके पास। डायरेक्शन बहुत डिमांडिंग चीज़ है, अदाकारी इतनी डिमांडिंग नहीं है। दानियाल ज़फ़र हमारे पास ख्वाहिश थी, बिल्कुल मेरी ख्वाहिश थी कि दानियाल इसके अंदर आए। दानियाल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एंट्री हुई है हमारे इस हीरो क्लैन में, क्योंकि दानियाल एक तो खुद बड़ा समझदार बच्चा, मुझे को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी उसकी, वो बना बनाया पका पकाया मेरी गोद में आ गिरा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ हमारे दोस्त और हम TV के प्रोड्यूसर हैं उमर मुख्तार, उनका है, जो उसको लेके आए। उमर मुख्तार ने मुझे जब ये हम इसके ऑप्शंस पे गौर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दानियाल ज़फ़र कैन बी एन ऑप्शन। तो मैंने कहा अगर हो जाए तो क्या बात है। तो कहने अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। फिर उनकी लगातार कोशिशों से ये 12 बार हुए और बिलाखिर काम किया और बहुत अच्छा किया। अब मुझे पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया कि अच्छा ये बच्चे के अंदर एक हीरो है, बना बनाया। और मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी भी एक एक्सपीरियंस एक्टर की तरह उसने काम किया आगे और बहुत अच्छा किया। एंसेम्बल कास्ट के साथ काम करना एज ए डायरेक्टर शायद इतना मुश्किल ना हो, तो प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है उन सबको एक साथ जमा करना। मुझे तो जाहिर है जब मेरा काम जब भी शुरू होगा जब मेरा प्रोड्यूसर वो सारे एक्टर्स एक साथ जमा करके देगा मुझे कि जी ये इस दिन शूट है और ये सारे एक्टर्स हैं। तो ये प्रोडक्शन के लेवल पे या हमारे जो एसोसिएट डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं नीचे, उनके लेवल पे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। डायरेक्टर की तो हमेशा आसानी होती है क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जाहिर है आप मशहूर एक्टर्स हैं, इतने प्लेस कर चुके हैं बड़े बड़े, तो एक तो वो अपनी फॉलोइंग लेके आते हैं, फ़ैन फॉलोइंग हमेशा ड्रामे की उससे बढ़ती है, एक तो कामयाबी के चांसेस बढ़े आते हैं। दूसरी वजह होती है कि जाहिर है कि एक्सपीरियंस एक्टर के साथ आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। आप उसको थोड़ा सा समझाते हैं तो उसको आगे उसके अंदर अपनी तरफ से 4 चीज़ें ऐड करके उसको कुछ नई चीज़ बना देता है। या अगर आप किसी चीज़ से आप उसको मना करते हैं कि यार ये नहीं करो, तो उसको आपको बिल्कुल बहुत डिटेल में जाके नहीं समझाना पड़ता, उसको बस थोड़ा सा अंडर कर दो, इतने अल्फाज काफ़ी होते हैं और वो आपकी मर्ज़ी का काम करने लगता है। तो वो डायरेक्टर के लिए तो आसानी होती है, तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। नहीं, आम तौर पे यही होता है कि मैं कहानी पढ़ता हूँ, बल्कि कोई भी डायरेक्टर कहानी पढ़ता है, अगर उसे कहानी अच्छी लगती है तो ही वो उस प्रोजेक्ट को उठाता है, और कहानी अच्छी नहीं लगती है तो वो माजरत कर लेता है। ज़्यादातर डायरेक्टर्स के साथ जो कम से कम पुराने डायरेक्टर्स हैं वो सब इसी वजह पे काम करते हैं। ताना बाना के साथ यही हुआ कि मैंने, हालांकि आधे घंटे वाला प्रोजेक्ट था, मैंने कई साल से आधे घंटे वाला कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट बहुत से लोगों को ताज्जुब हुआ कि अच्छा आप तुम सोप कर रहे हो, तो मैंने कहा सोप नहीं है, रमज़ान स्पेशल सीरियल है, और लेकिन हाँ आधे घंटे वाला काम है। मुझे उसका स्क्रिप्ट अच्छा लगा था। हसन इमाम जो उसके राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छा
एक नई जहत उसके अंदर नज़र आई थी मुझे, जो आमतौर पे हमारे ड्रामा में नज़र नहीं आती। तो मुझे वो चीज़ हमेशा पसंद आती है जब तो आदमी एक कोई नई जहत लेके आता है। तो यही हुआ था अहद वफ़ा के साथ कि उसके जब पहली मरतबा मुझे कहानी बताई गई, एक्चुअली कहानी ये उस ज़माने के जो DGISPR थे जनरल आसिफ गफूर साहब, उनकी कहानी थी। उन्होंने हमको बुला के, मुझे और राइटर को और मोमना को, और ये कहानी सुनाई थी कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो कि अभी तक जो हमने फ़ौजियों के ड्रामे बनाए उसमें सिर्फ फ़ौज होती है, तो बाकी इदारे छूट जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी साथ लेके चला जाए और फिर दिखाया जाए कि आखिर में किस तरह से एक बड़ी टास्क के लिए हमारी फ़ौज और हमारे दूसरे सरकारी इदारे एक साथ जमा हो जाते हैं और फिर उसको फाइट करते हैं, जो हमने आखिर में किया। तो जिस बात का जिक्र आपने किया कि बीच में कुछ इदारों के लिए कुछ सवालात खड़े हो गए थे, तो वो उस बीच का हिस्सा था, क्योंकि बाहर कहानी में आपको कॉन्फ्लिक्ट डालना होता है। सब अच्छा है, कोई कहानी नहीं। कहानी जब बनती है जब कुछ अच्छा नहीं है ना, तो वो हमने वो डाला। हमने उसके अंदर एक फ़ौजी बच्चे को भी गबन की बुनियाद पे उसको ड्रम आउट करते हुए दिखाया था। तो अगर आप गौर करें तो हमने इंसानी लेवल पे कहानी बनाई थी, हमने किसी इदारे के लेवल पे नहीं बनाई थी। हमारा जो शाहजैन था, जो हमारा एक तरह से हमें पूरे ड्रामे में विलन लग रहा था, उसको भी आखिर में हमने दिखाया है कि दोस्तों ने उसको किस तरह से अपनी कंपनी से और अपने अच्छे बर्ताव से उसको बदल दिया। वो आखिर में एक बड़ा अच्छा एक पॉलिटिशियन बन के सामने आया था। तो हमने हर इदारे, हमें पता है कि बतौर इंसान के अंदर फ्लॉज भी होते हैं, और वो फ्लॉज जब उसके ऊपर हावी होते हैं जब भी वो एक कहानी में किसी अहम किरदार का मुतहम्मिल होता है। तो मुझे लगता है कि हमने इस तरह से इसको किया था। मेरा एक ड्रामा था संगे मरमर। मैं अब जो करने जा रहा हूँ ये हमने उस वक्त भी सोचा था कि हम एक ट्रिलॉजी करेंगे 3 मुख्तलिफ पत्थरों के नाम से। तो एक संगे मरमर था, अभी दूसरा इंशाल्लाह संगे माह है, और फिर एक आइंदा कभी अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो एक संगे स्याह के नाम से करेंगे। संगे माह का स्क्रिप्ट तैयार है और मैं काफ़ी अर्से से इसको शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा आफरीदी जो संगे मरमर के भी राइटर थे और संगे माह भी उन्होंने लिखा है, वो उन्होंने साल तो मैं ख्याल से लगाते हैं कम से कम वो एक स्क्रिप्ट के ऊपर। बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बहुत देर लगाते हैं, बहुत सोच के लिखते हैं। तो वो अब जाके स्क्रिप्ट इस काबिल हुआ है कि मैं उसकी कास्टिंग कर सकूं। तो आजकल वो कास्टिंग के प्रोसीजर में, होपफुली 1-2 महीने में शुरू करूँगा इंशाल्लाह। वो सीक्वल तो नहीं कह सकते उसको संगे मरमर का, लेकिन उसी टेरेन में, उसी बैकग्राउंड में, उसी पस मंज़र में कहानी है। मेरा कभी, सच्ची बात है कि मेरा कभी कोई ऐसा ड्रीम नहीं रहा फिल्म। मैं स्टोरी टेलर हूँ, अपने आप को मैं कहानी सुनाने वाला, मैं थिएटर में भी कहानियाँ सुनाता रहा। मैं वैसे भी पढ़ के कहानियाँ, हमारा एक थिएटर एक ड्रामेटिक रीडिंग का ग्रुप है जिसका मैं बानी मेंबर हूँ, जंबील ड्रामेटिक रीडिंग के नाम से। तो उसमें हम सिर्फ बैठ के 3 लोग कहानियाँ पढ़ते हैं और सुनाते हैं। वही कहानियाँ सुनाने का अमल हम यहाँ पे भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, और फिल्म अगर मैं करूँगा तो उसमें भी करेंगे। वैसे पिछले साल जब अहद वफ़ा शुरू हुआ उससे कुछ दिन पहले ही हम एक फ़िल्म करने जा रहे थे जिसका नाम था पटक दे, जो अनाउंस भी हुई थी, उसकी कास्ट भी अनाउंस हो गई थी। अगेन मोमना दुरैद प्रोडक्शन की ही वो पेशकश थी, लेकिन वो फिर उसके बाद हमें अर्जेंट तौर पे उनको अहद वफ़ा में जाना पड़ा, उसकी वजह से वो डिले हो गई। और फिर उसके बाद बाय द टाइम अहद वफ़ा ख़त्म हुआ, अहद वफ़ा साथ लिखा जा रहा था और साथ बन रहा था, तो उसमें 1 साल लगाया पूरा बनने में, और उस वक्त तक कोरोना आ गया। तो अब वो स्क्रिप्ट तैयार है, कास्टिंग भी हुई है, होपफुली इंशाल्लाह अगले साल या किसी वक्त उसको करेंगे। डिपेंड करता है कि फ़िल्म किस तरह की है। अगर आप हमारी पंजाबी फिल्में देखें तो उसमें अगर मैं जिस तरह की अदाकारी करता हूँ, या हमारे बेशतर अदाकार जो टीवी के हैं वो जिस तरह की अदाकारी करते हैं, वो शायद वहाँ पे बिल्कुल ना चले। लेकिन अब जिस तरह की फिल्में अब दुनिया बना रही है उसमें तो
नेचुरल अदाकारी है, जो आप उस वक्त उस मोमेंट में जो आप कर सकते हैं, उसी तरह की अदाकारी अगर आप कर सकते हैं तो आप अच्छे अदाकार हैं। आपने किसी बड़े अदाकार को मिमिक्री करते नहीं देखा होगा, मैंने कम से कम नहीं देखा। मिसाल के तौर पे अगर हम इस वक्त के बड़े अदाकार हम अपनी इस खित्ते में देखते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। मुझे नहीं आती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कोई भी किरदार कभी बहुत लाउड किया हो। मुझे लगता है वो अपने आप को किसी सिचुएशन में डालता है और उस मोमेंट को जिस तरह से उसे रिएक्ट करना चाहिए वैसे ही रिएक्ट करता है। आप देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हर जगह एक ही जैसे काम करता है, लेकिन वो सबसे बड़ा अदाकार इस वक्त इंडिया का बना हुआ है। या मरहूम इरफान साहब थे, इरफान खान, वो भी आप देखें तो वो हर जगह आपको इरफान ही नज़र आता था, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को वो पूरी तरह से डाल के और फिर उसके बाद जो उसके अंदर से अदाकारी निकलती थी वो उसी को अच्छी अदाकारी मैं समझता हूँ अब की दुनिया मानती है। आज से 20 साल पहले अदाकारी के मैयार कुछ और थे, कम से कम पाकिस्तानी फिल्मों में कुछ और थे। अब तो बस नेचुरल अदाकारी ही अच्छी अदाकारी है। मुझे तो कम से कम एक ही तरह की अदाकारी आती है, मैं वही करता हूँ।